हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2026 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए अभी हमारे पास में गिनकर करीब 2 दिन का टाइम बचा है। 24 Feb 2026 इज़ द लास्ट डेट फॉर यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म 2026। अगर आप फॉर्म फिल करने वाले थे या फिर करना चाह रहे हैं तो 2 दिन का टाइम है। थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें बेटर होगी। और मेरे मेरे को अंदर से लग रहा है कि इस बार जो डेट है वो थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, पर उसके भरोसे रहना नहीं है। अपन को फॉर्म फिल करना है। सेकंड थिंग, यूपीएससी ने जो करेक्शन विंडो का बोला है वो 24 के बाद में यानी कि 25 को खुलेगी और अगले 3 दिन का टाइम आपके पास में रहेगा। तो आप उस समय जो भी करेक्शन करना है वो आप कर सकते हैं। अभी तक हमने फॉर्म में जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर लिया है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले आईडी बनानी थी। उसके बाद में हमने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना था। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपका जो आधार नंबर है उससे हो रहा था। उसके बाद में आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना था, जो कि हमने कर दिया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में आके भी विजिट कर सकते हैं। मैंने यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म करके एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पे मैंने सारे नियम, सारे जो भी फोटो कैसे अपलोड करना है, साइन कैसे अपलोड करने हैं, सबको लेकर मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाए हैं। तो उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं। सबसे पहले आपको आपके फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। अब इसके बाद में अभी सीधा आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जैसे कि मेरे पास में जो विंडो खुल रहा है उसके पहले भी आपके पास में एक विंडो खुलेगा, जहाँ पे आपने जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी जानकारी फिल की है उसको एक बार व्यू करने का ऑप्शन आएगा। कहने का मतलब आपको एक एक जानकारी को व्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये लॉक क्यों नहीं हो रहा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि आपको एक एक जो व्यू का ऑप्शन आएगा उसको देखना, फिर आगे बढ़ना। ये मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको खोल लिया था। तो वीडियो बनाते वक्त बीच में कुछ गलती हो गई थी, इसके कारण वो ऑप्शन मेरे से चला गया है। मैंने आपको बता दिया। अब अपन सीधा चलते हैं। आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहला पूछा जा रहा है क्या आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है। अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो आप अपेयर पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है किस सब्जेक्ट में की है। ध्यान में रखना यहाँ पे सारे सब्जेक्ट नहीं आएंगे, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिर्फ वो आएगा। इसका मतलब देखिए, हमने जैसे कि मैंने बीएससी कर रखी है। बीएससी में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों थे, पर इंपॉर्टेंट क्या था, मैथमेटिक्स। वैसे ही आपकी जूलॉजी, बॉटनी कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। आर्ट्स में भी तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। और समझ में नहीं आ रहा है तो तीनों में से किसी एक को डाल देना, आपका काम हो जाएगा। इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे सिविल सर्विस पे क्लिक करना है। अगर आपको फॉरेस्ट सर्विस है उस पे भी जाना है तो आप दोनों पे कर सकते हैं। पर ध्यान में रखना, फॉरेस्ट सर्विस के लिए हर एक आदमी एलिजिबल नहीं है। आपको स्पेसिफिक ऑप्शनल आपका होना जरूरी है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जो अप्लाई करने वाले हैं उनको पहले से पता होगा। अदरवाइज आप सिविल सर्विस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, आगे भी आप यस पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे आपके डिग्री के या फिर रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर, तीनों में से कोई भी एक चीज़ डालनी है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिग्री, जो आपके पास में डिग्री है उसके नीचे डिग्री को इश्यू करने की डेट लिखी हुई होती है, उसको आप लिख लेना यहाँ पे। डिग्री को इश्यू करने की डेट लिख लेना। अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो आप जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है या फिर आप आपकी प्रोविजनल डिग्री, तीनों में से किसी एक चीज़ को डाल देना। ये उस केस में जब आपके पास में डिग्री नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके परसेंटेज डालने हैं, कितने परसेंटेज बने थे। ग्रेड फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, वो डालना है। आपको आपके कॉलेज का नाम डालना है। ध्यान में रखना, कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम अलग अलग होता है। जहाँ से आपने कॉलेज की है वो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी हैं। सेकंड थिंग, जिनने ओपन से प्राइवेट फॉर्म भरा था और जिन्होंने ऐसे ग्रेजुएशन की है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। आपको यहाँ पे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर आपको डेजिग्नेशन ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम डालना है। यहाँ पे आप क्या डालेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आप आपकी डिग्री पे देखना, आपको नीचे साइन किए हुए मिलेंगे और साइन के नीचे उसकी अथॉरिटी लिखी हुई होती है। सामान्यतः चांसलर होता है। अगर आपको चांसलर दिखता है तो ठीक, अगर चांसलर नाम नहीं दिखता है तो आप उस केस में चांसलर ही दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो उस केस में आप चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट डाल सकते हैं। यूजली चांसलर ही होता है, बाकी अलग कोई केस आता है तो आप वहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन डाल सकते हैं, ठीक है। फुल एड्रेस ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, अब यहाँ पे आपको जिसने इश्यू किया है उसका एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस क्या लिखना है आपको ऐसा नहीं कि उसके घर का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिख देना है। आपका काम यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में आपको आपकी जो डिग्री है उसको अपलोड करना है। ध्यान में रखना, जो आप डिग्री अपलोड करेंगे
अगर डिग्री है तो ठीक, नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और वो भी नहीं है तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट डाल देना। उसका जो आप नाम डालेंगे वो क्या डालेंगे, बैचलर सर्टिफिकेट, ये डालेंगे, तभी वो अपलोड होगी। और उसकी जो साइज रखनी है वो 300 केबी से कम और 50 केबी से ज़्यादा रखनी है। अगर आपकी जो पीडीएफ की साइज है वो अगर आपसे सेट नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, आई लव पीडीएफ। यहाँ पे आप आके आई लव पीडीएफ पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना, वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको कंप्रेस पीडीएफ का एक ऑप्शन दिखता है। तो आप यहाँ से किसी भी पीडीएफ की साइज को कर सकते हैं सेट। यहाँ पे सिलेक्ट पीडीएफ का एक ऑप्शन आएगा, पीडीएफ सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अपन इस इन्फॉर्मेशन को भर के आगे बढ़ते हैं। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद में आप डायरेक्ट नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, ओके, ये आगे हो जाएगा। इसके बाद में आपको फिल करना है आपका प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बारे में आपको जानकारी फिल करनी है कि आपने पहले कोई एग्जाम दे रखा है या नहीं दे रखा, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे फिल करनी रहेगी। इस बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको रोल नंबर डालने रहेंगे। अगर आपको रोल नंबर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप डालेंगे 00000, वो भी 8 बार, ठीक है। 8 बार जैसे डालना जरूरी नहीं है, पर 8 बार उन्होंने बोला है तो 8 बार डाल देना। अगर 2-3 बार डाला है तो भी इट्स ओके, इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, इस बात को समझिए कि सेट करता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, बाल भी बिखर गए। ठीक है, इस बात को समझना। देखिए, अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त, फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई भी छोटी सी मिस्टेक कर ली है, ठीक है, जैसे कि आपने रोल नंबर नहीं डाले, मतलब आपके प्रीवियस ईयर के, या फिर आपको कुछ हल्का सा परसेंटेज में कुछ गलती हो गई, या फिर कुछ, मतलब कह सकते हैं कि आपने माइनर से कोई मिस्टेक कर ली है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो घबराने की ज़रूरत है। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो भी आपको बाद में दिक्कत आएगी, ना कि प्री के टाइम पे। आप ध्यान में रखना कि अगर आपने कोई माइनर मिस्टेक की है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से रहा। आप इस केस को ऐसा समझ सकते हैं कि दिव्या तंवर जो थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था। उन्होंने सिर्फ़ अपना एक डॉक्यूमेंट गलत लगाया था। उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट था, वो गलत लगाया था। उस केस में उनका जो फॉर्म है, वो रिजेक्ट नहीं हुआ था। उन्होंने प्री भी दिया था, मेंस भी दिया था, इंटरव्यू भी दिया था। उसके बाद में जब जॉब लगी, उसके बाद में उनको रिजेक्शन मिला था। तो ध्यान में रखना कि फॉर्म में मिस्टेक होने से ऐसा नहीं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा, तो आपको थोड़ा-सा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन थोड़ा-सा आगे आते हैं, और अब आपको आपके जो पुराने एग्ज़ाम हैं, उनकी जानकारी फ़िल करनी है। जो याद है वो कर लेना, जो याद नहीं है वहाँ पे आप 00 डाल देना, ठीक है? आप इस तरीके से 000 डाल सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आपको कोई सर्विस मिली है, तो आपको येस और नो पे क्लिक करना है। बाकी बात, जो भी पोर्शन समझ में नहीं आए, फ़ोटो खींचो, चैटजीपीटी से पूछो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं तो ज़िंदा हूँ ही अभी तक, ठीक है? आपको नीचे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट आके मेरे से मैसेज कीजिए, बात कीजिए। जहाँ तक होगी मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? इंस्टा पे आके अपन गुफ्तगू कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करते हैं, ओके। अब क्या जानकारी पूछी जा रही है? अब आपको आपके ऑप्शनल और इनकी जानकारी फिल करनी है, और सर्विस प्रेफ़रेंस को आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा, ठीक है? तो सर्विस प्रेफ़रेंस को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिया है, यहाँ पे मैं आपको फिर से चीज़ें बता दूँगा। तो सबसे पहले आपको आपका मीडियम वगैरह ये फिल करना रहेगा कि आपका मीडियम क्या है, और किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक बातें बता ही देता हूँ फास्ट में। देखिए, आपको आपका सबसे पहले लैंग्वेज और मीडियम फिल करना है पेपर 1 टू 5 के लिए। तो आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, जो भी डाल सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी होगा, बाकी कोई रीजनल मीडियम भी है तो भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई मैं मुख्य दिक्कत वाला मसला है नहीं। फिर आपको यहाँ पे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है उसको डालना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी लिटरेचर है, तो आपको आपको यहाँ पे हिंदी लिटरेचर देखने को मिल जाएगा, लिटरेचर ऑफ हिंदी। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है आपके पेपर 5 और पेपर 7 के लिए, ठीक है? लैंग्वेज फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अच्छा मीडियम के लिए डालना है, तो यहाँ पे तो हिंदी मीडियम ही आएगा ना सीधा। अच्छा, पहले इसको फिल करना रहेगा, तब आएगा, ठीक है? इसको करके आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और इसके आगे की बात थोड़ी-सी बता देता हूँ, फिर इसको मैं खुद फिल करके आगे बढ़ूँगा। देखिए, डू यू हेल फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय? अगर आप यहाँ से कहीं से बिलॉन्ग करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, येस, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ओके, पहले इनको फिल करना रहेगा। इसके बाद में आपको सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर द पेपर ए। पेपर ए मतलब जो आपका जो छठा पेपर है उसके लिए छठा नहीं, 8वां पेपर होगा, ठीक है? आपको यूपीएससी में टोटल 9 एग्जाम होते हैं। 9 पेपर में से आपको देखिए क्या क्या होता है।
आपके 5 सब्जेक्ट आपके जीएस के हैं, 2 ऑप्शनल के और 2 लैंग्वेज के। उसमें एक इंग्लिश का होगा और एक आपका कोई रीजनल मीडियम हो सकता है, जिसमें आप हिंदी भी ले सकते हैं या फिर 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। वैसे आप अगर हिंदी में वीडियो देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे हिंदी ही डालेंगे। आपको यहाँ पे आपके पर्सनालिटी टेस्ट का मीडियम डालना है, यानी कि इंटरव्यू का, वो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। फिर आपको आपके मेंस का सेंटर डालना है। मेंस का सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, जयपुर, दिल्ली, जो भी आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं। बाकी फिर आप यहाँ पे डालेंगे, हैव यू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ द अटेम्प्ट। हाँ, ये इसके लिए है कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं उनके लिए है कि अगर आप सर्विस में हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। मतलब जो सर्विस में है उनके लिए चीज़ें इस बार बदली गई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस यस क्लिक करना है कि आपने नियम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। बाकी ध्यान में रखना है कि जो लोग सर्विस में हैं और जिनको ग्रुप ए सर्विस अलॉट हो चुकी हैं, और ग्रुप ए में इस बार नियम ये है कि जो लोग ऑलरेडी आईपीएस की पोस्ट पे हैं उन लोगों के पास में सिर्फ ये अटेम्प्ट है। या तो वो ये दे सकते हैं या फिर इसको स्किप करके नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। बाकी जो लोग सर्विस में आ जाएंगे उनके लिए भी नियम ध्यान में रखना कि अगर आप ग्रुप ए सर्विस में आ जाते हैं तो उस केस में आपको फिर एक अटेम्प्ट ही देखने को मिलेगा, फिर आपको अटेम्प्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी अपन एक बार के लिए सर्विस प्रेफरेंस को थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं और फिल कर लेते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नहीं, थोड़ा इतना ज़्यादा छोटा तो नहीं, इतना ही करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन सर्विस प्रेफरेंस को देखेंगे। सर्विस प्रेफरेंस को कैसे पढ़ना है, मैं आपको थोड़ी सीरीज बता रहा हूँ। वैसे ये क्यों है, क्या है, इसको लेकर मैंने एक पूरा 22 से 23 मिनट का वीडियो किया है, तो इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस को फिल करना, उसके बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस को। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस सीक्वेंस में चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका खुद का कोई अंदर से है कि भाई नहीं, मेरे को तो आईपीएस से पहले रैंक में बनना है, तो आप आईपीएस डाल सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि ध्यान में रखना, आईएएस आईएएस होता है और आईपीएस आईपीएस होता है। अभी तो जोश है कि हाथ में बंदूक होगी, धाए धाए गोली चलाऊंगा, पर यकीन मानिए आज से 5 या 6 साल के बाद में, 5-6 साल नहीं, 10 साल के बाद में, जब प्रमोशन वगैरह होगा, जब चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होगी, तब आपको समझ में आएगा कि एक आईएएस की रैंक क्या है और एक आईपीएस की रैंक क्या है। तो समझदारी यही है। तीसरे नंबर पे आप आईपीएस डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। देन आफ्टर आप आईपीएस के बाद में डाल सकते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस। वेयर इज़ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये आपको मिलेगा 16वें नंबर पे। तो यहाँ पे आपको देखना सबसे पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए। ठीक है, फिर आपको डालना है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, नहीं ये मैंने गलत डाल दिया। ठीक है, आपको इसको नहीं, सबसे पहले रखना है इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए। इसको आपको डालना है 4 पे। इसको अपन एक बार के लिए नॉट टॉपिक पे करके प्रेफरेंस 4, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स को आपको डालना है 5वें नंबर पे। ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रेवेन्यू सर्विस छोटी जॉब नहीं, बहुत बड़ी जॉब में से एक है। ठीक है, इसके बाद में आप डाल सकते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक को। इसको आप 7वें पे डाल दे, 6ठे पे डाल देना। ठीक है, इसको डाल दिया। इसके बाद में आप आ सकते हैं सीधा अकाउंट सर्विस पे। अकाउंट सर्विस में आप डाल सकते हैं इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए। इसको आप डाल सकते हैं 7वें पे। फिर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस 8वें पे, और ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद में इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस हो गया, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। ठीक है, इसको आप डाल देंगे 9वें पे। ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको, दिख रहा है शायद, ये हो गया। इसके बाद में आप डाल सकते हैं रेलवे की बाकी सर्विस में से आप इसको, रेलवे की सर्विस को डालने से पहले आप स्टेट सर्विस पे आ सकते हैं, स्टेट सर्विस। ठीक है, तो इसमें आप डालेंगे इंडियन, अच्छा एक अकाउंट सर्विस और बचा है ना, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस ग्रुप है, इसको भी आप डाल सकते हैं। वैसे आप जो तीनों अकाउंट सर्विस है ना ऑलमोस्ट एक ही रैंक की है, तो इसमें कोई सीक्वेंस मेंटेन हो, इसकी कोई आपको घबराने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में कौन सा बचा, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ बचा है, और इसके बाद में डिफेंस स्टेट अकाउंट सर्विस ग्रुप है, इसको आप नेक्स्ट डालेंगे 11 पे। फिर और स्टेट सर्विस में कुछ बचा है क्या, नहीं ये तो नहीं बचा ना। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाएंगे मैनेजमेंट पर्सनल, इसको आप नेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आप इनमें से किसी एक को इनमें से किसी को भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इनको डालना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज एक बेस्ट ऑप्शन अभी ये हो सकता है कि ये कर लिया। इसके बाद में आप क्या कीजिए, सीधा आप ग्रुप बी पे आ जाइए। ये उस केस में कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई
मुझे आगे और एग्ज़ाम देना है, तो आप ग्रुप बी में आएँगे तो आपके पास में कोई लिमिट नहीं रहती है। ग्रुप बी के बाद में आप वो मतलब जितने भी अटेम्प्ट है आप दे सकते हैं। अगर आप ग्रुप ए में आ गए तो फिर आपको सिर्फ़ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। तो ये बेस्ट सर्विस हमने ले ली, इसके बाद में आप ग्रुप बी को ले लीजिए और बाकी की सर्विस को उसके बाद में डाल दीजिए। ये उनके लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे बाद में आगे आगे और एग्ज़ाम देना है उनके लिए। पर अपना ऐसा है कि एक बार सर्विस में तो घुस जाए और कहीं पे भी लग जाए, क्योंकि ओवरऑल यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल है। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे प्री निकालना इज जस्ट लक एंड योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो इतना नहीं है, मेहनत से ज्यादा यहाँ पे लक काम करेगा प्री में। लास्ट ईयर यूपीएससी में जिसने टॉप किया मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, उनसे जाके पूछिए क्या आप फिर से प्री देना चाहोगे। वो कॉन्फिडेंस से हाँ नहीं भरेंगे, उनको भी पता है प्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है कि इस बार निकले, हो सके अगले 10 सालों के लिए निकले ही नहीं। ऐसे भी टॉपर आपने देखे होंगे जिन्होंने लगातार 6 अटेम्प्ट दिए, प्री नहीं निकला, 7वें अटेम्प्ट में निकला, फिर रैंक आई। प्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो रिस्क लेने से बेटर है कि डायरेक्ट जो ग्रुप ए सर्विस है उनकी पहले भरें। ग्रुप बी है और ग्रुप ए है। फिर मैं आगे यहाँ पे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस को ऑप्ट कर लेता हूँ, इंडियन पोस्टल सर्विस को ले लेता हूँ, किसी को भी ले लें, इनमें से कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप ए को ले लेते हैं। ऊपर एक सर्विस बचती है अपने ग्रुप ए में, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए को ले लेते हैं। और फिर ऊपर एक बचती है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए। ये वही होता है कि ओवरऑल आपको यहाँ पे इतना है नहीं, मशक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। फिर अपन को यहाँ पे आप इनमें से किसी को ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ग्रुप बी में सबसे पहले कोई लेने के बोलूँगा तो वो बोलूँगा डेनिक्स को। दिल्ली मिल जाता तो और बेस्ट बेस्ट है इसमें, नहीं तो इसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली कोई भी मिल सकता है, ठीक है। डेनिक्स ओवरऑल ये जितनी भी जगह मैंने आपको बताई हैं, यहाँ का एक आईएएस ऑफिसर, या फिर आप डेनिक्स को ले सकते हैं यहाँ का एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पे। फिर इसके बाद में आप आर्म फोर्स सिविल सर्विस ग्रुप बी को ले सकते हैं। और फिर आप चाहे तो पांडुचेरी सिविल सर्विस को ले सकते हैं, और पांडुचेरी पुलिस सर्विस को ले सकते हैं। तो ओवरऑल 22 होगी, 23 होनी चाहिए ना, एक सर्विस कौन सी मिस होगी, कोई तो मिस हुआ है। ओ हो इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ग्रुप ए, ये मिस हो गया। अब इसको कहाँ से हटाए और किसको करें, पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको इसको कहाँ पे लेना था, अकाउंट सर्विस में लेना था ना, अकाउंट सर्विस वाले पोर्शन में। एक बार इसको हटाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे मैनेज करना है, मैनेज तो करना पड़ेगा इसको। और ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है, जो जब अकाउंट सर्विस फ्री थी आपको उस समय इसको भरना है। तो मैं इसको री अरेंज करके पूरा फॉर्म फिल करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो सही लग रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बात, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। चलते हैं फिर इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात आपको बताता हूँ, यूपीएससी का फॉर्म फिल करने के दौरान बार बार आपका जो पोर्टल होगा वो लॉग आउट होगा। तो आपको लॉग इन करके आप जहाँ तक आपने फिल किया है वो वहाँ तक ही लेगा, उसके बाद में आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन आपने सेव कर ली थी ना, उसके आगे की जानकारी आपको वापस से फिल करनी रहेगी। जैसे कि मेरा भी लॉग आउट हो गया था, ठीक है, वीडियो के दौरान। इसको फिर से अप्लाई करते हैं, कहाँ तक आता है समझ में आता है। अरे यार हो जा मेरे भाई, देखिए इतनी दिक्कत है इसके, यूपीएससी की वेबसाइट, तो काम क्या करना है इस पर, ठीक है। तो जितनी जानकारी हमने फिल की थी ना उसके आगे की जानकारी ही हमसे मांगे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, और अभी हमने ये वाला इस वाले पोर्शन पे आया था, ठीक है, सर्विस प्रेफरेंस पे। तो वो गड़बड़ हो गई थी ना, तो साथ साथ वापस ही भर लेते हैं। सर्विस एक, सेकंड इंडियन फॉरेन सर्विस को, ठीक है। फिर इंडियन पुलिस सर्विस थर्ड, ये हो गया। फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, अब समझाने की जरूरत है नहीं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स फोर, इंडियन कस्टम सेवन, इसके बाद में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना, ग्रुप है, इसको डाल देते 6 पे। ध्यान में रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान में रखना। सबसे पहले हमने क्या लिया, आईएएस, फिर उसके बाद में आईएफएस, उसके बाद में आईपीएस, उसके बाद में लिया इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, फिर लिया इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद में लिया है हमने इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए। इसके बाद में आप लेंगे इंडियन अकाउंट सर्विस को, आप लेना शुरू करेंगे यहाँ से। तो सिविल सर्विस अकाउंट सर्विस को ले लेंगे आप ग्रुप 7 पे, ग्रुप 7 पे। फिर आप ले लेंगे डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप 8 पे। फिर ले लेंगे रेलवे अकाउंट सर्विस, कहाँ गया, रेलवे अकाउंट सर्विस 9 पे। फिर आपको यहाँ पे और एक सर्विस दिख रही है ना, कहाँ गया, एक वो जो नीचे बच गया था हमारा पहले, अरे यार
सा बचा था, हाँ इंडियन रेवेन्यू अकाउंट हो गया, कौन सा बचा था हमारा पहले, एक तो बचा था ना, हाँ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इसको आप ले लेना। देखिए अकाउंट सर्विस लगभग सारी एक ही जैसी है, ठीक है, कोई खास फर्क है नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस आएगा, लगभग ये सारी सर्विस ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। तो ये तो हो गई ना, तो कौन सी बची, कौन सी थी हमारी पहले, इंडियन रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है। अकाउंट के बाद में आप स्टेट सर्विस को ले लेना, स्टेट सर्विस मैं आपको दिखाता हूँ, हम्म, इसको हटा के इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया इसको। फिर ये 10 होगी ना, इसके बाद बचा कुछ, सॉरी, इसके बाद में आप क्या लेंगे, ठीक है ये हो गया। इसके बाद में आप आ जाइए सीधा ग्रुप ए में, कॉर्पोरेट लॉ को, इसको तो आप बाद में रख लेना, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस इसको आप ले लेना, इंडियन पोस्टल सर्विस को ले लेना। अभी के इसके बाद की जितनी भी सर्विस है ना वो एक जैसी है। अच्छा ये बची थी इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, हाँ इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप कॉर्पोरेट लॉ को आप डाल दीजिए सबसे 15वें पे। अब हमारे पास में ग्रुप बच्ची, अच्छा रेलवे का मैनेजमेंट सर्विस और बची थी क्या, रेलवे मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस ये बची है ना, नहीं तो होगी क्या, अच्छा इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस बची है, तो अपन एक बार के लिए कॉर्पोरेट लॉ वाले को उसको हटाते हैं, क्योंकि इतने सारे सर्विस हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इसको हटाते हैं। और ठीक है, और टेली कम्युनिकेशन इस सर्विस को भी एक बार के लिए हटा देते हैं। इससे पहले अपन डाल देते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस 14 पे, इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स 15 पे, और फिर जो बच्ची ग्रुप ए में उसको डाल देते हैं। इसके बाद में डालेंगे इसको, फिर इसके बाद में कॉर्पोरेट लॉ को इसको डाल देंगे। ये हो गया अपना काम। नाउ हमारे पास में एक ग्रुप और बचती है ग्रुप ए में, ग्रुप ए ट्रेड सर्विस को इसको 16 पे। तो देखिए जो शुरुआत की जो 12-13 सर्विस है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद की 4-5 सर्विस लगभग एक जैसी है, तो इसमें कोई प्रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आप डाल देंगे वो ठीक है। अब ग्रुप बी में जो प्रेफरेंस है वो ध्यान में रखना, आप सबसे पहले डेनिक्स को डालेंगे 19 पे, और डेनिक्स को डालेंगे 20 पे। इसके बाद में आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी को 21 पे, फिर डेनिक्स को 22 पे, और डेनिप्स को 23 पे। ये हो जाएगा आपके सर्विस प्रेफरेंस का पूरा ऑर्डर। अपने यहाँ तक फिल कर लिया, अब आगे आगे बढ़ते हैं, मैं इसको फिल करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इन सब के बाद में जो हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आएगा वो आएगा ओबीसी एनेक्सर का। मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ, वैसे मैंने डिटेल में एक वीडियो किया है, उसको आप देख लेना। ओबीसी एनेक्सर फिल करने से पहले आपको यहाँ से कुछ एक कहा जा रहा है कि ये रूल आपने पढ़ लिए हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, देखिए आपका पूरा फोकस मेरे आवाज़ पे होना चाहिए। ओबीसी में कौन लोग एलिजिबल है वो समझिए। ओबीसी में 2 कैटेगरी होती हैं, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। एक काम करता हूँ मैं अपने वीडियो ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें और बेटर से समझ में आने लग जाएगी। देखिए ओबीसी एनेक्सर जब फिल करने की बात आएगी, वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के दिया है, इस बात को समझिएगा कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ओबीसी के लिए कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग जानकारी सेम ही है, थोड़ी-सी डिफरेंट रहेगी यहाँ पे। मोटा-मोटी तौर पे अगर आप जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओबीसी के लिए वैसे ज़्यादा जानकारी पूछी जा रही है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी जानकारी नहीं पूछी जा रही है। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, वैसे मैंने डिटेल में बहुत सारे वीडियो बना के दे दिए, पर आपको शॉर्ट में भी बता देता हूँ। एडब्ल्यूएस के लिए भी ऑलमोस्ट जानकारी सेम रहेगी, थोड़ा सा फॉर्म अप्लाई करने का तरीका अलग है। वहाँ पे आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी जॉब के बारे में वगैरह, बट आपको आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी सबमिट करनी रहेगी। समझिए इसको, एडब्ल्यूएस में ओबीसी में वो लोग एलिजिबल हैं जिन लोगों के पेरेंट्स की इनकम मैं कह रहा हूँ ध्यान में रखना, ठीक है। एडब्ल्यूएस के लिए पेरेंट्स की ना होके फैमिली की हो जाएगी, चेंज को ध्यान में रखना, ठीक है। ओबीसी के लिए कौन-कौन लोग एलिजिबल हो पाएंगे ओबीसी में, और ओबीसी में भी हम बात कर रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर की। ध्यान में रखना ओबीसी में अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रीमी लेयर एज ए जनरल की तरह ही कंसिडर होता है। नॉन क्रीमी लेयर है तब आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट हु इज एलिजिबल फॉर नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल है, इन केस आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तब। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आपके जो पेरेंट्स है वो ग्रुप बी पेरेंट्स, फिर से सुनिए, अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी सर्विस में हैं, उस केस में अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से ऊपर चली भी जाती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी सर्विस में हैं, पेरेंट्स में ध्यान में रखना, अगर आपके पेरेंट्स में आपके पापा ग्रुप ए सर्विस में हैं
या फिर आपकी मम्मी ग्रुप ए सर्विस में है, दोनों में से कोई भी ग्रुप ए सर्विस में है, तो आप क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर के लिए नहीं। नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या प्रावधान है ध्यान में रखना, अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी, इन दोनों केस में अगर सर्विस में है 8 लाख से ऊपर चल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पापा या फिर आपके मम्मी दोनों ग्रुप बी सर्विस में है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक पेरेंट्स ग्रुप बी में है तो दिक्कत की बात नहीं है। तो ओवरऑल समझ लीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप सी या ग्रुप डी में किसी में भी है, कोई सोचने की बात नहीं है। ग्रुप बी में उस केस में सोचना है जब आपके मम्मी पापा दोनों ग्रुप बी में है तब। अगर आपके दोनों नहीं है, केवल एक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रुप ए में कोई भी आ जाएगा तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये था पूरा ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का पूरा प्रावधान। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अनेक्सर। अनेक्सर कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले आपको आपके पापा की बर्थ डेट को डालना है, फिर आपको आपके मम्मी की बर्थ डेट को डालना है। अगर आपके पापा के पास में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपके पापा का पैन कार्ड डालना रहेगा। देन आफ्टर आपको आपके मम्मी का पैन कार्ड डालना रहेगा, अगर आपके पास में है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको आपके पापा के प्रोफेशन के बारे में लिखना है और वो डिटेल में लिखना है कि क्या करते हैं आपके पापा। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपकीपर है तो आप शॉपकीपर लिख सकते हैं, अगर ऑटो चला रहे हैं तो आप ऑटो चलाने वाला भी लिख सकते हैं, अगर फार्मर है तो आप फार्मर लिख सकते हैं। जो भी है उसको आप एग्जैक्टली आप लिखेंगे, ठीक है। वेदर योर फादर इज और वाज इन सर्विस, अगर आपके पापा सर्विस में थे या फिर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यस पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि किस सर्विस में है। देखिए सर्विस अलग चीज होती है, प्रोफेशन अलग चीज है, ठीक है, सीधी सी बात है। सर्विस मतलब कहीं पे वो एम्प्लॉय कहीं पे लगे हुए हैं और उनको सैलरी मिलती है, जहाँ पे आप वो परमानेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस का मतलब ये है। ओवरऑल कहना मतलब जॉब पे जाते हैं ना कि मैं सुबह 9 बजे जा रहा हूँ, वो एज ए सर्विस आप समझ सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस का मतलब क्या, वो खुद अपने दम पे कर रहे हैं, जैसे कि फार्मर वगैरह। खैर इसको समझाने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यस और नो पे क्लिक करेंगे, अगर यस पे क्लिक करते हैं तो आप बताएंगे कि क्या सर्विस है, जो सर्विस है उसको आप मेंशन करेंगे। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाती है। यूपीएससी ने यहाँ पे होम मेकर कर दिया, होम मेकर भी हो सकती है सर्विस में, ठीक है। इफ इन सर्विस वेदर ही वाज वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट अंडरटेकिंग, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, अगर इंश्योरेंस में भी अगर वो सर्विस में है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एड स्कूल, किसी को भी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और नो पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे आपके पापा काम करते हैं ना उस एड्रेस को भी यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा नेम ऑफ द पोस्ट टू विच ही वाज अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कहने का मतलब जब आपके पापा जॉब पे लगे थे या फिर आपके पापा की आपको यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है ना, मम्मी की नहीं डालनी है। तो आपको लिखना है कि जब वो जिस जॉब पे लगे थे उसका नाम डालना है। हो सकता है ना कि वो कांस्टेबल के पोस्ट पर लगे हो और आज वो ऐसा ही बन चुके हो प्रमोशन से, तो जिस पोस्ट पर लगे थे वो लिखना है। फिर आपको लिखना है कि जिस पोस्ट पे वो लगे थे वो ग्रुप क्या था, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ द पोस्ट टू विच ही वाज अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड ईयर ऑफ द रिक्रूटमेंट, जिस समय वो लगे थे वो और किस ग्रुप में लगे थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी में से कौन सी है, तो आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दे रखा है डीओपीटी ओएम नंबर, ये वाला, इसको इस वेबसाइट पे जाके आप एक बार डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे बताया गया है ये किस केस में वो समझिए आप, ठीक है। इन केस आपके पेरेंट्स की जो ग्रुप है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मानो आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तब तो आपको पता ही होगा, पर प्राइवेट जॉब में, ठीक है, और आपको ये नहीं पता है ना ग्रुप बी की सर्विस है या ग्रुप डी है या ग्रुप कौन सी है, तो आपको इस वेबसाइट पे उसके इक्विवेलेंट लिखा जाएगा कि जो अगर फॉर एग्जांपल कोई कलर का काम है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो वो किस सर्विस में आता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन देखने को मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, जो आपके पापा की रिक्रूटमेंट का जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। ये इस केस में अगर प्राइवेट जॉब में है तो, और नहीं पता है ना तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई मामला इश्यू वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार किया हुआ नहीं है। तो जहाँ पे स्टार नहीं है उसको अपन छोड़ सकते हैं, इतना कोई इश्यू वाला मामला है नहीं। इफ द फादर हैज रिटायर्ड और रिजाइन और टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस, अगर हो रखा है ऐसा कोई भी केस हो तो आप उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी में काम कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और लिखेंगे कि कहाँ पे काम कर रखे हैं। और अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे ध्यान में रखना, काफ़ी लोग कंफ्यूज एक सवाल मुझे पूछ रहे थे कि सर मेरे पेरेंट्स अभी नहीं हैं, मेरा फादर नहीं है या फिर मॉम नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या डालूँ।
अगर नहीं है उस केस में आप यहाँ पे 000 डाल सकते हैं। अगर वो है ही नहीं तो फिर उसको आप 00 मेंशन करेंगे तो ऐसा कोई इश्यू होगा नहीं, ठीक है। फिर आप डेथ हो चुकी है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इफ द फादर सफर फ्रॉम द परमानेंट इनकैपेसिटी वाइल द सर्विस। आप इसका मतलब समझिए कि जिस समय आपके पेरेंट्स, आपके पापा सर्विस में थे, अगर उस समय कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और कुछ परमानेंट इनकैपेसिटी उनके शरीर में डेवलप हो चुकी है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि आप कुछ फ्रैक्चर या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे यस पे, और कब से हैं उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है, डेट को। अब आपने जो अभी तक जो जानकारी भरी है उसको आपको फिर से यहाँ पे लिखना होगा। पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट एंड द ग्रुप ऑफ द पोस्ट, इक्विवेलेंट ऑफ द पोस्ट। जो आपकी पोस्ट है वो लिखना है, पे स्केल लिखना है, डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट लिखना है, डेट टाइम अपॉइंटमेंट एंड द प्रमोशन, जो उस चीज़ को लिखना है। मतलब अगर एज एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट या प्रमोशन, ये किसके लिए, इसको समझना होगा, है ना। नेम ऑफ द पोस्ट इन द ग्रुप ऑफ द पोस्ट एंड इक्विवेलेंट ऑफ द पोस्ट, पे स्केल ऑफ द पोस्ट, डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन टू द पोस्ट, ठीक है। ये करंट स्टेटस को लिखना है, ठीक है। अभी जो पोस्ट है उसको आपको लिखना है, और जो पे स्केल है वो लिखना है, और अपॉइंटमेंट होने की जो डेट है उसको लिखना है, और आगे बढ़ के इसको आपको एड ऑन करना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है अगर आपके पेरेंट्स, आपके पापा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है तब। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी कि जज ले सकते हैं आप, जिसके सिवा इलेक्शन कमीशन में अगर है कुछ, तो मतलब ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी पोस्ट दे रखी है उसमें से किसी पोस्ट पे है तो यस पे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स पहला पैरामिलिट्री फोर्स या फिर आर्म फोर्स में है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और अगर यस पे क्लिक करते हैं तो आपको लिखना होगा, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है इसको सही से पढ़ते हैं। इफ द फादर इज और वॉज इन द रैंक ऑफ द कर्नल एंड द अबव इन द आर्मी एंड टू इक्विवेलेंट पोस्ट इन द नो नेवी एंड द एयरफोर्स एंड द पैरामिलिट्री फोर्स। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पेरेंट्स पैरामिलिट्री फोर्स या फिर आर्म फोर्स में है, उस केस में अगर आपके पेरेंट्स की जो रैंक है वो कर्नल या फिर इससे अबव है तो आप उसको यस पे क्लिक करेंगे, और अभी जो पोस्ट है उसको आप लिखेंगे। नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सेम इस केस में आपको आपके मदर के लिए भी जानकारी को लिखना होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो क्या है, और अगर कोई काम नहीं करते तो आप यहाँ पे हाउस वाइफ, इन्होंने बोला लिखने को, हाउस वाइफ ना लिख के होम मेकर लिखना था। यूपीएससी इतनी बड़ी संस्था हो गया, छोटी छोटी गलतियां करती है। फिर सर्विस में है, नो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वैसे तो इंडियन मदर सर्विस में होते नहीं है, अगर है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इन केस अगर नहीं है, अगर उनकी भी डेथ हो रखी है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि ये फिल नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है। इसके बाद में इस वाले पोर्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टार नहीं है तो ध्यान में रखना, जहाँ पे स्टार नहीं है ना उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई इश्यू होगा नहीं। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी एग्रीकल्चर लैंड को लेकर। अगर आपके पेरेंट्स के पास में एग्रीकल्चर लैंड है तो यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है कितना एरिया है जो आपके पास। देखिए अब यहाँ पे एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपको एरिया वगैरह पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, डेट बचे हैं हमारे पास में दो दिन बचे हैं, पता करने जाएंगे और समस्या होगी। इससे बढ़िया डायरेक्टली खाली छोड़ दो इसको, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं है, स्टार नहीं है तो इसको अपन खाली छोड़ भी देंगे तो कोई इश्यू होगा नहीं। है जानकारी पता तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एरिया ऑफ द इरिगेटेड लैंड ऑन बाय द फादर मदर एंड द चिल्ड्रन टुगेदर, आपके द्वारा, आपके मम्मी और आपके पापा तीनों का मिलाकर कितनी एग्रीकल्चर लैंड आपके पापा के पास में है। एग्रीकल्चर लैंड अलग होती हैं, रेजिडेंशियल लैंड होती है वो अलग होती हैं, कृषि भूमि होती है ना वो अलग से ही मेंशन होती हैं। तो अगर है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो है उसकी जानकारी यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे किसका लिखना है, इरिगेटेड लैंड की, जो सिंचाई युक्त भूमि है, कहने का मतलब जिसपे खेती होती है। और अनइरिगेटेड लैंड कहने का मतलब जो एग्रीकल्चर के नाम पे आवंटित तो है पर यहाँ पे खेती होती नहीं है, अगर है तो उसकी एरिया आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर स्टेट्यूटरी सीलिंग लिमिट ऑफ द इरिगेटेड लैंड होल्डिंग एट द प्लेस वेयर लैंड और ऑन इज लोकेटेड, कहने का मतलब एक लिमिट होती है किसी भी एरिया में जमीन को होल्ड करने की, कि एक व्यक्ति कितनी होल्ड कर सकता है। वो आपके डिस्ट्रिक्ट की भी एक लिमिट होगी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पता है तो ओके, नहीं पता है तो खाली छोड़ दो। फिर आपको अनइरिगेटेड लैंड की जो लिमिट है उसको आपको लिखना है, और फिर उसके बाद में इफ द लैंड इज बोथ इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड इंडिकेट्स वेदर द कंडीशन गिवन इन क्लॉज बी सब क्लॉज 1 ऑफ द शेड्यूल 5 ऑफ द डीओपीटी। अब इतनी सारी जानकारी नहीं पता होगी किसी को, खाली छोड़ दो, सीधा बता रहा हूँ खाली छोड़ दो।
और मेरे पेरेंट्स के पास तो है ही नहीं, तो मैं तो नो करके आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट आपसे माँगा जा रहा है। अगर है तो ओके, नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। अब इसको समझते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको बढ़ना है सैलरी फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है? ओके। एंड द वेदर योर फादर हैज फुल आईटीआर, इफ यस तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नो तो आप नो पे क्लिक करेंगे। वेदर द आईटीआर ऑफ द 3 ईयर रेस्पेक्ट ऑफ योर फादर आर अवेलेबल विथ यू अपलोडिंग, यस और नो पे। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है यहाँ पे। इन केस अगर आपके पेरेंट्स की डेथ, आपके पापा की डेथ हो चुकी है, तो आप यहाँ पे 0 फिल करेंगे। अगर है तो आप कैसे फिल करेंगे? इनकम फ्रॉम द सैलरी, जो सैलरी से इनकम आ रही है आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर सैलरी से कुछ नहीं आ रही तो आप 0 मेंशन करेंगे। एग्रीकल्चर से जो इनकम आ रही है, अगर आ रही है तो यस पे, जो आ रही है वो लिखेंगे, नहीं आ रही तो आप 0 पे क्लिक करेंगे। और इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, अब आपको यहाँ पे क्या फिल करना है वो समझिए। कि अगर आपके पेरेंट्स सर्विस में हैं तो सैलरी लिखेंगे, और अगर आपके पेरेंट्स सर्विस में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर है, टैक्सी चलाते हैं, या फिर प्राइवेट कुछ और अपना कुछ काम करते हैं, कोई दुकान लगाते हैं छोटे से, ठीक है? तो आप उस केस में क्या करेंगे कि वो आपके अदर सोर्स की इनकम हो जाती है, ना कि सैलरी। तो आप यहाँ पे आपकी जो अदर सोर्स की इनकम है वो आप लिख सकते हैं। जब मैंने एक लॉन्ग वीडियो किया था ना, वहाँ पे इस जानकारी को मैंने मेंशन किया नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सैलरी में अगर सैलरी आ रही है तो, अदरवाइज आप इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर को लिखेंगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो आपकी एग्जैक्ट सैलरी है उसको। फिर आप यहाँ पे देखिए, ये आपको तीनों साल का लिखना है, 2022, 2023, 2024, इन तीनों साल की जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। अगर आपके पापा आईटीआर फिल करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यस कर देंगे, ठीक है? अब बात रहती है कि आपके पास में पिछले 3 साल का आईटीआर अवेलेबल है या नहीं है। अगर यस तो यस, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अब आपको ध्यान में रखना है, आप यहाँ पे नो करने के बाद में जब आपका इंटरव्यू होगा ना, उस समय आपको ये जानकारी फिल करनी रहेगी। तो आप तब तक के लिए आईटीआर बनवा लेना, ठीक है? अगर आपका प्री हो जाता है ना, उस केस में हाथों हाथ किसी सीएस से कह के आईटीआर बनवा लेना। और अगर फिल भी नहीं करते हैं ना, तो आप नो पे क्लिक कर देना, कोई ऐसा बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। पर उस समय बाद में आपसे मांगा जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे। बाकी ध्यान में रखना कि यहाँ पे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जहाँ पे स्टार है उसको आपको फिल करना है, जहाँ समझ में नहीं आ रहा उसको आप खाली छोड़ देना, कोई इतना डरने की जरूरत है नहीं। आप बोलेंगे ऐसे मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, स्टार का मतलब है कि वो आपको जानकारी मेंशन करनी है, और जहाँ पे स्टार नहीं है उसका मतलब क्या है, पता है तो लिख दो, नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है? आईटीआर है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। नो, नो। और आईटीआर फिल करते हैं, यस करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि अभी आप अभी 2 दिन बचे हैं, पेरेंट्स को बोलेंगे कहाँ है आईटीआर, नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट भरो और आगे बढ़ो। क्योंकि यूपीएससी ने जो जानकारी मांगी है, ऐसी जानकारी मांगी है जैसे कि यूपीएससी फॉर्म भरने के साथ साथ में ये शादी का पूरा डाटा अगर फिल करना हो ना, खानदान का, वैसे ये जानकारी मांग रहा है। सेम आपको आपके मदर की जानकारी को भी फिल करना होगा। आपके मदर के बारे में जो जानकारी है आप 0 फिल करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर कोई इनकम अलग से नहीं है कमा रहे हैं तो वो, ठीक है? उस केस में आप 0 फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको पूछा जा रहा है कि आपके मदर आईटीआर फिल करते हैं, नो पे क्लिक कीजिए, सीधा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है? फिर उसके बाद में जो आपका आईटीआर है उसको आपको मर्ज करके अपलोड करना रहेगा, अगर इन केस आपके पास में है तो। अब आपको डिटेल ऑफ द वेल्थ हेल्ड बाय योर पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स की जितनी भी वेल्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब वेल्थ में तो क्या क्या आता है, सब कुछ आता है, सोना चांदी पैसा जवाहरात सब कुछ। पता है तो ठीक, नहीं है तो खाली छोड़ दो, क्योंकि स्टार्ट नहीं है। एंड वेदर द वेल्थ हेल्ड इज अबाउ द एग्जाम्पशन लिमिट एज द प्रेस्क्राइब इन द वेल्थ टैक्स एक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि इतनी इनकम तो होगी नहीं, और होती है तो भी इंडियंस लोग कहाँ दिखाता है। तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, वेदर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द पेरेंट्स, इफ यस अपलोड डॉक्यूमेंट प्रूफ। अगर आपके पास में जो जितनी भी आपके लैंड होल्डिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल कागजात है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना, सीधी सी बात। नहीं है बोल दो कि नहीं है मेरे पास में, ठीक है? वेदर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ इन सपोर्ट ऑफ द सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द पेरेंट्स, इफ यस अपलोड, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ो, ठीक है? अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वैसे, क्योंकि यहाँ पे जितनी जानकारी मांगी है ना, किसी के पास में एट दिस टाइम होगी नहीं, तो है वो भर दो, नहीं है वो आगे बढ़ो, ठीक है? सीधी सी बात है, इधर डरने की जरूरत है नहीं, और ऐसा कुछ होगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो फिल कर देना, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए। इतना कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी मैं इसको फिल करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक और बात रह गई थी, वो भी बता देता हूँ। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मेरे पेरेंट्स की जो आईटीआर में जो इनकम है वो अलग है,
और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे एक और बात, इनकी वीडियो कैसे बीच में रुका था कि नहीं रुका था, आई थिंक देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे एक जानकारी और कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम और आईटीआर में इनकम अलग-अलग है तो उस केस में क्या करना है? काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर मेरे पेरेंट्स की जो इनकम है वो आईटीआर में अलग है और इनकम में अलग है। तो आपको आईटीआर वाली मेंशन करनी है, आईटीआर में जो आप फिल कर रहे हैं वो मेंशन करनी है। आईटीआर है तब उस केस में, नहीं है तब आप इनकम में जो लिखी हुई वो मेंशन कर देना, ठीक है? लास्ट में आपको क्या करना है कि आपका जो ये आवाज़ शायद बीच में चली गई थी, है ना? आपको क्या करना है, आपको आपके स्टेट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपका गाँव, सिटी जो भी है उसको आपका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे हैव यू रीड एंड अंडरस्टैंड ओबीसी नेक्स्ट जो भी है आपको यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, विच इज़ सो नॉर्मल, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे आके आप नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा एंड नेक्स्ट एंड रिव्यू करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इतना फिर कर दिया यूपीएससी वापस से अपने साइट की औकात दिखा दी, फिर से बैक आ गए अपन, ठीक है? इसको वापस से लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। फिर से साइट पे आ गए, जहाँ से प्रोसेस हमने शुरू की थी उसी को करना है, अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे जहाँ पे भी रुक जाता है ना आपको वहीं से शुरू करना जहाँ से आप अटके थे। हमारा सब कुछ काम हो गया था यहाँ से, अब अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपसे अब आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पूछी जा रही है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, गाँव में हुआ था कि शहर में हुआ था? तो मैं डालूँगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील या फिर टाउन। तो टाउन ही था लगभग, ना वो सिटी है ना प्रॉपर टाउन है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है क्या? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही है, अपन मान सकते हैं इसको, मेरा वाला तो ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ठीक है। हायर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सिटी ऑफ द प्लेस विलेज, ठीक है। आफ्टर द टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ योर बर्थ ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, प्लेस ऑफ द कॉलेज एजुकेशन, इसमें एजुकेशन कॉलेज का पूछा है क्या? हाँ, यहाँ पे एजुकेशन पूछा है, स्कूल का एजुकेशन पूछा है, कॉलेज का एजुकेशन पूछा है ना? हायर सेकेंडरी एंड प्लेस ऑफ द स्टे ऑफ योर फादर गार्जियन, जो आपके पेरेंट्स के यहाँ पे डालना था। आफ्टर द टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ योर प्लेस ऑफ द बर्थ, प्लेस स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, योर फादर गार्जियन प्लेस स्टे, डू यू कंसिडर योर बैकग्राउंड इज द रूरल और अर्बन? इन द सेंसेस इंडिया 11 डेफिनेशन अर्बन एंड, ठीक है, अर्बन और इसकी क्या लिखी हुई वो समझते हैं। ऑल द प्लेस विद द म्यूनसिपलिटीज, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन एंड द कंटोनमेंट बोर्ड और द नोटिफाइड town area committee etc, all other place, all other places which satisfied all of the following criteria: the minimum population of the 5000, at least 75% of the man working population engage in the non agriculture pursuit, एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 400, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका शहरी एरिया है या फिर ग्रामीण है। तो इसका सीधी सी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, आप अपने आसपास में देख लो कि कितने लोग खेती करते हैं और कितने लोग खेती नहीं करते हैं। कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा कि आप शहर में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो। गांव की सीधी परिभाषा होती है जहाँ पे 75% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो गांव है। इसके साथ में जो पॉपुलेशन का वगैरह जो एरिया है वो इतना मायने भले रखता भी नहीं है, वैसा समझ में आ ही जाएगा आपको कि आप गांव है या शहर है, तो लगभग आपको समझ में आ ही जाएगा। अब आपको एजुकेशन के बारे में लिखना है, आपकी एजुकेशन किस में हो रखी है, हिंदी या फिर इंग्लिश में। फिर आपको टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट अटेंडेड एट द स्कूल लेवल, प्राइवेट स्कूल में था या गवर्नमेंट स्कूल था, ठीक है। देन आफ्टर टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट एडेड एट द अटेंडेड एट द कॉलेज लेवल, आपको कॉलेज लेवल पे क्या था, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री, सिलेक्ट द ग्रेजुएशन डिग्री, साइंस में है आप कॉमर्स में है क्या है वो आपको लिखना है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हो रखी है तो ठीक, नहीं हो रखी है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसको क्या अपेयरिंग का ऑप्शन है क्या? अपेयरिंग का तो ऑप्शन नहीं है तो इसको अपन खाली छोड़ देंगे। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, मेन सब्जेक्ट एंड द एग्रीगेट मार्क्स इन द परसेंटेज, सब्जेक्ट ऑप्टेड एंड percentage of the marks opted in the university institutional examination, grade of the marks may please be converted and the
मेंशन द एग्रीगेट मार्क्स इन द परसेंटेज। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि जो आपके मार्क्स होंगे ना, वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपको पता नहीं कि परसेंटेज में दिए हुए हैं या क्या है, मतलब परसेंटेज में नहीं लिखे हुए, सिर्फ आपको मार्क्स लिखे हुए हैं, तो आप उसको परसेंटेज में बदल के लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके 1000 में से, पहले भी मैं बता चुका, 1000 में से 600 आए तो 60% हो जाएंगे, वैसे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पास परसेंटेज कितने है, क्या है मेन सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट अपन को यहाँ पर लिखना होगा फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज 74.72। ठीक है, 64.72 है ना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस स्टूडेंट लिख देना, अगर आपको लगता है कि आप अनएम्प्लॉयड है तो आप अनएम्प्लॉयड लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। डू यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस, अगर आप सिलेक्शन, अगर आपका पहले सिलेक्शन हो रखा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाई यू, तो आप सीधी सी बात है कि अगर आप क्वालिफाइड पहले हो रखे तो आप उसको लिख सकते हैं किसी एग्जाम में, और अगर नहीं हो रखे तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी और एग्जाम में सेलेक्ट हो रखे हैं पहले तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी इंजीनियरिंग के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, कोई भी अदर में अगर आप सेलेक्ट हो रखे हैं तो आप उसको लिखेंगे, अदरवाइज आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। रीजन फॉर प्रिफर्ड सिविल सर्विसेज, अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, बेटर सर्विस, बेटर सर्विस कंडीशन, प्रेस्टीज, पावर, जॉब सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे कहीं पे करप्शन का ऑप्शन आ रहा है क्या? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इसके लिए आएंगे इस देश में, क्योंकि यहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है कितने लोग फॉलो करते हैं। सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के फॉर्म में डालना चाहिए कि करप्शन तो किसी का इच्छा नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता इस देश में कि लोग सिविल सर्विस में आ तो जाते हैं। अगर एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर है ना किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, और अगर उसने सोच लिया कि कोई आदमी 1 रुपए का करप्शन ना करे, तो एक उस डिस्ट्रिक्ट से 1 रुपए का करप्शन नहीं हो सकता। इन नेता लोगों की इतनी औकात नहीं होती है कि वो करप्शन कर सके। ऑब्वियस सी बात है कि जब तक ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट में नहीं होना, तब तक एक एक पैसा होता है ना, एक पैसा वो भी नहीं निकल सकता। ये तो थोड़ी-सी दुविधा है ही है इस देश में, क्योंकि सिविल सर्विस एक बहुत ही गजब चीज़ है। ब्यूरोक्रेसी बहुत ही कमाल की चीज़ अंग्रेज़ों के द्वारा इस देश को दी जाने वाली सर्विसेज में से एक थी, पर उसको हमने यहाँ पे कचरा बना के रख दिया है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अपन इसकी तैयारी कर रहे हैं, बट करें क्या, यही थोड़ी बहुत सच्चाई है। अब अपन यहाँ पे क्या डालें, यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले पब्लिक सर्विस एंड यूटिलिटी ऑफ द सोसाइटी, यूटिलिटी टू सोसाइटी, ऐसे डालना रहता है। ठीक है, एंड बेटर सर्विस कंडीशन एंड एडवांसमेंट इन कैरियर, ये डाल दो। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन की जो एजुकेशन की स्थिति है वो डालनी है आपके पेरेंट्स की, वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या जानकारी है, वो आपको यहाँ पे मेंशन लिखनी होगी। ठीक है, आपके फादर की, आपके मदर की, फिर प्रोफेशन ऑफ योर फादर, ऑब्वियस सी बात है क्या है प्रोफेशन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट, हाउस वाइफ, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, अदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। फिर आपके प्रोफेशन ऑफ मदर, इसको आप क्या डालेंगे यहाँ पे, हाउस वाइफ का ऑप्शन सारे क्या आ रहा है यहाँ पे, हम्म हम्म, हाउस वाइफ, यहाँ पे होम मेकर होना चाहिए था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फादर टोटल इनकम फ्रॉम द ऑल सोर्सेज, जब हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं तो फिर आपके यहाँ पे क्यों इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल पता है आपने एक चीज नोटिस की, यूपीएससी का फॉर्म हरास करने के लिए भराया जा रहा है। ठीक है, एक ही इन्फॉर्मेशन है 3 बार मांग रहे हैं, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन अनेक्सर में मांगी, ओबीएस पर ओबीसी का सर्टिफिकेट भरा तब, और उसमें मेंशन किया था हमने, अब ये और मांग रहा है, तो चाहते क्या हो भाई, मतलब ओवरऑल क्या कर रहे हो आप, ऐसे परेशान करके रख दिया बच्चों को एक तरह से देखे तो। ठीक है, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कहाँ से भी आया हो, क्या मतलब इससे, मतलब ये इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे डालना है इनको, फालतू बेजमारी कर रही है। ठीक है, कोचिंग अटेंडेड और नहीं, कोई क्यों पूछ रहे हो भाई, नॉट अटेंडेड डाल देना। ठीक है, कोचिंग की है कि नहीं, नॉट अटेंडेड कर देना, इंटरव्यू के लिए करोगे कि नहीं करोगे। अब देखो क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेड फॉर द सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट, अरे भाई आप एक बात बताओ, यूपीएससी का प्री का फॉर्म भरवा रहे हो और यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेड फॉर द यूपीएससी, अरे यार इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग कैसे लेगा अभी, मतलब यूपीएससी का कोई गांजा फूक के फॉर्म भरने के लिए इन्होंने बैठाया है, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको पता है आप प्री का फॉर्म फिल करवा रहे हो तो आप यहाँ पे ये क्यों पूछ रहे हो कि आपने मेंस के लिए कोचिंग की है, इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग की है। जो बंदा प्री का फॉर्म भरा वो इंटरव्यू के लिए कोचिंग क्यों करेगा, कॉमन सेंस होना चाहिए। यूपीएससी की जानकारी आपको कहाँ से मिली, अरे कहीं से भी मिली हो, आपको इससे क्या मतलब है, कॉमन सेंस होना चाहिए इनके पास में, फालतू चीजें भरवाए जा रहे हैं। आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाह रहे हो, इंटरव्यू चल रहा है क्या इनका, मतलब एक तरह से देखिए लोगों को हरास कर रहे हैं ओवरऑल, और कुछ भी नहीं है। ऐसा इसके लिए किया जा रहा है ताकि
लोगों आधे लोग तो यहीं फेल कर जाए। वास्तविकता यही है कि आधे से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे नहीं, क्योंकि ये जिस तरीके की प्रोसेस है ना, अभी देखो 1 घंटे के आसपास होने का टाइम आया है और यहाँ पे मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, खुद इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो मैं लगा था इसको सुबह करीब 3 बजे के आसपास लगा था, अभी होने को है 5:30। समझो 2.5 घंटे हो गए और अभी तक पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अपलोड किया था 1.5 घंटे का फॉर्म में। बच्चों की हालत खराब करके रख दी है। ऐसे इंस्टीट्यूट पे सच में 2-3 गालियाँ लिखने का ऑप्शन आए तो मैं लिख दूँ इनके ऊपर। अब यहाँ पे आएगा लिटरेचर सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द प्रीवियस सीएस मेंस एग्जामिनेशन इज एप्लीकेबल। ऑब्वियस सी बात है, पहले आपने पूछा है कि मेंस लिखा है या नहीं लिखा है। अब जिस बंदे ने नहीं लिखा होगा उसके लिए ऑप्शंस क्यों दिया है? वेदर द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन द प्रेजेंट सीएस मेंस एग्जामिनेशन इज द सेम और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड स्टडीड इन कॉलेज यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है वो आपके कॉलेज के साथ में सेम है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। आप यहाँ पे ये डाल देना। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट डालेंगे और रीजन डालेंगे तो आप इंटरेस्ट को डाल देना, ठीक है। स्पेसिफिक रीजन सजेशन इफ एनी इन ब्रीफ टू इम्प्रूव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विथ रिगार्डिंग टू सिलेबस एग्जामिनेशन सिस्टम एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो मैं ना अपना ये फॉर्म सुधारा हूँ, ये कह सकते हैं सिलेबस में क्या सुधार किया जा सकता है, एग्जामिनेशन सिस्टम में कह सकते हैं। क्या डाले, क्या सजेशन डाल सकते हैं? कुछ है अपने पास में तो लिख सकते हैं। मेरे पास तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। सिलेबस में लिख देते हैं। यू कैन रिमूव द रिमूव तो क्या ही करेंगे, क्या ही डाले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये डाल दे कि एग्जाम में नकल करने की सुविधा एड ऑन कर दी जाए एग्जामिनेशन प्रोसेस में। ये सीधी सी बात है। स्मूथ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, ये कर लो और तो क्या करें। ठीक है, ओवरऑल मैंने यहाँ पे सारी जानकारी डाल दी है। ये डालने के बाद आपका लगभग फॉर्म फिल हो गया है। अब ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन बची नहीं है, ठीक है। देखिए, वो जानकारी भरने के बाद में अब आपसे प्री का सेंटर भरने के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आप अपना सेंटर भर सकते हैं प्री का। जो भी अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा आई थिंक जयपुर अवेलेबल होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जैसे दिल्ली फुल हो गया? देखिए दिल्ली यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है, दिल्ली फुल हो गया है। दिल्ली आपको मिलने वाला सर, मिलने से रहा। और कोई सेंटर फुल हुआ है? और तो कोई सेंटर फुल फुल नहीं हुआ, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के। आप में से कितने लोग जयपुर से हैं, जयपुर से वीडियो देख रहे हैं और जयपुर से फॉर्म फिल करने वाले हैं? आप मुझे बता सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे दे रखी है, ठीक है। और नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करना इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे मैं शायद ही एक्टिव रहता हूँ। अब पॉलिसी अब क्या है इसके अंदर, क्या डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ द डीओपीटी। ठीक है, आप यस कर लेना। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि आपकी जो जानकारी है वो डीओपीटी आगे शेयर करें। हाँ, चाहते हैं कहीं जॉब ना मिले तो कम से कम आप कहीं तो जॉब दो। और आप यस करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आपका यहाँ से फॉर्म फिल हो गया। नेक्स्ट एंड सबमिट। यस, आई रीड एंड डिक्लेरेशन। ओके, आप फीस भरनी है। अब आपके पास में तो मैसेज भी आ गया। देखिए जैसे फॉर्म हो गया ना अप्लाई, तो मेरे पास में मैसेज आ गया इस पे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे? तो आप यस पे क्लिक करेंगे, पे फी। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक कर लेंगे और खुल जा सिम। अब आप यहाँ पे आके क्या करेंगे पता है? आप यूपीआई पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो मेरा फेस है ना इसके नीचे यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे ना, तब आपसे क्यूआर कोड का ऑप्शन पे आ जाएगा। आप क्यूआर कोड से पे कर सकते हैं। जैसे क्यूआर कोड पे करेंगे और कंफर्म कर लेंगे क्यूआर कोड से, तो क्यूआर कोड आ गया आपके पास में, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, जो भी आपके पास में फ़ोन पे, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें क्यूआर कोड खोलिए और यहाँ से फिल कर लीजिए। मतलब क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और पे कर लीजिए। और जैसे ही पे होगा, फॉर्म मेरा अप्लाई हो जाएगा ऑलमोस्ट। पे होने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, ऑटोमेटिक साइट काम करेगी आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है। कैंसिल ट्रांजेक्शन क्या हो गया? हो गया ना? ओके, ये अपना फॉर्म फिल यहाँ से हो गया है, पेमेंट हो गया अपने यहाँ से, ठीक है। बाकी अभी कोई भी डाउट है तो मुझे बताना। ऑलमोस्ट फॉर्म अपना यहाँ से फिल हो गया। अपन आपके बैक आके
और आप आपकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद इन, ट्रांजेक्शन तो हो ही गया है ना ये, हो गया ना अपना, हाँ ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी अपनी, खुल जाएगा ना, ठीक है। ये अपना फॉर्म फिल हो गया है और कंप्लीट प्रोसेस पेमेंट हो गया। और एंटर प्रीव्यू पे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप अब आगे प्रीव्यू कर सकते हैं। जो भी आपका फॉर्म है उसको आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एग्जाम प्रीव्यू, ठीक है। योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गया और यहाँ से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये था पूरा खेल, देख लिया आपने। वीडियो सही लगा है तो मुझे बताना, पूरा 1 घंटे का टाइम दिया है हमने इसको, और कुछ भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।